फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से एक नए सफर पे आप सबका आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 की जो 105 पोस्ट की वैकेंसी आई है। 105 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसकी मैं क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों के सवाल है कि सर हमने तो पुराना वाला कोर्स लेके रखा है और सर आप तो नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जी नहीं, देखिए जो भी आप लोगों ने आरआरबी का कोर्स लेके रखा है मात्र 400-450 रुपए वाला आपके एप्लीकेशन पे, इसी वो सारे कंटेंट एक नए फोल्डर के साथ जिसका नाम रहेगा आरआरबी 2025 एडवांस, वो करके एक नए फोल्डर के साथ सारे इसके नोट्स, नए वाले सारे नोट्स जो है वो उस पे अपलोड होंगे। और जो इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, वो भी नए नाम से उसी एप्लीकेशन, यानी आपको सेम एप्लीकेशन में 300-400 रुपए खर्चा करके आपको पुराने सारे डेटा मिलेंगे, पुराने सारे आपको नोट्स मिलेंगे, पुराने सारे आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मिलेगी करीब 8-10 हजार के आसपास, 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे और जो नया सीरीज चलेगा वो भी सब कुछ आपको एक ही चीज में मिलेगा। और दूसरी बात, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे क्लासेस सारी फ्री रहेंगी, कोई पैसा नहीं है। यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होंगे वो एक नए प्लेलिस्ट के साथ, जो पुरानी प्लेलिस्ट है उसको छोड़ करके एक आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 एडवांस इसके नाम से एक फोल्डर आपको मिलेगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगा और इसकी सारी वीडियोज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के साथ क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी के साथ, क्योंकि फार्माकोलॉजी से काफी क्वेश्चन आए थे, बड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन आए थे। तो फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को, क्योंकि अब आप लोग जो मेरी पुरानी वीडियोस है उसको देख लीजिएगा, वहां से आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ की जो लेक्चर होंगे, जो नई सीरीज चल रही है, इसमें हम थोड़ा सा हाई लेवल, एडवांस लेवल की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम इस बार टफ होगा। कट ऑफ हम 75 लेकर चल रहे हैं, इतना जाएगा ही जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी में, जनरल फार्माकोलॉजी में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपसे और क्लियर करना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। आप पूछते हैं कि सर जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या इतना सफिशिएंट है, जितना हो जाए। देखिए, आप सेशनल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आपको किसी क्वेश्चन या टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पता है और आप उसको 2 पन्ना 3 पन्ना भर के आएंगे और आप पास हो जाएंगे। आप कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, आप तैयारी कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं और जहां जहां से पढ़ सकते हैं वो कम है। किसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से बन सकते हैं, वो कम है, वो अनलिमिटेड है। इसके मैं जवाब बार बार आपको ना देता फिर कि सर इतना काफी है। और दूसरी बात, जो मैंने आपसे कहा था कि सर कुछ बच्चे ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने तो पिछली बार पढ़ा उससे कुछ फंसा ही नहीं। यार, मैं आधे घंटे की क्लास ले रहा हूं, मैं एक टॉपिक के बारे में ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, तो उसमें मैं मैक्सिमम कितने 25-30 पॉइंट ही कवर कर सकता हूं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको लगे कि जितना सर ने बोर्ड में जो लाइन लिख दी है उसी लाइन से सारे के सारे 70 क्वेश्चन फंस जाएंगे और वो आ जाएंगे, तो आपका मानना बिल्कुल गलत है। और हम इस वक्त कहां होते, पुलिस वाले पकड़ के ले गए होते कि सर जो जो आपने बताया 70 के 70 कैसे फंस गए, आपने तो कुछ जुगाड़ किया, कुछ आउट किया। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था टेस्ट सीरीज में, आप मेरे नोट्स पढ़िए, इसके बाद आप 25 मैंने मॉक टेस्ट कराया। 25 मॉक टेस्ट का मतलब होता है 2500 क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मैंने करीब 5-6 हजार क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपलोड किए हुए थे एप्लीकेशन पे, उसको पढ़िए। आप यार केवल लेक्चर पकड़ के चलोगे और कहोगे सर इससे पॉइंट टू पॉइंट फंस नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप खराब पढ़ा है। यार, उससे रिलेटेड मैं आपसे 2500 मॉक टेस्ट मैंने कराया, 2500 एमसीक्यूज के मॉक टेस्ट कराए, हमने करीब 5000 एमसीक्यूज एक्स्ट्रा अपलोड किए। आपने सॉल्व किया नहीं? मॉक टेस्ट शुरू में देखा था, जोश जोश में 10-12 मॉक टेस्ट तक लोगों ने खूब एग्जाम दिया। जब एग्जाम की डेट डिले होने लग गई तो सब ने एग्जाम देना छोड़ दिया। मॉक टेस्ट में कई 15, 20, 50 लड़के एग्जाम देते थे। जिन्होंने 25 से 25 मॉक टेस्ट दिए थे उनके जाके स्कोर देख लीजिए, वो सिलेक्शन है या तो 60 नंबर के ऊपर पाकर रुके हुए। तो आप अपनी गलती भी देखिए कि आपने पढ़ाई कितने मन से की। आप केवल वीडियो देख करके और वीडियो को पॉइंट्स नोट करके सोचिए कि क्वेश्चन यहां से फंस जाए, तो फिर आप बेवकूफी कर रहे हैं। ये अनलिमिटेड चीज है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, मेहनत आपको करनी है, पढ़ाई आपको। ठीक है, अगर आप इस सिलसिले से चल सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, हमारे साथ स्टार्ट करिए जर्नी को। आज पहली क्लास है, हम पहली क्लास को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से रुकेंगे और नेक्स्ट क्लास को थोड़ा सा लंबा करेंगे, बड़ी से पढ़ने बिना आसाज है। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म जानते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी नहीं है,
फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी दिस इज द रामनाथ चोपड़ा, ये हमारे चोपड़ा साहब हैं, आपने इनको जूरिस्प्रूडेंस का नाम सुना था। दूसरा है इंडियन फार्मेसी एजुकेशन की शुरुआत किसने की, तो जयकी श्राफ के नाना जी, याद जयकी श्राफ कहा था कि नाम याद हो जाए, जयकी श्राफ नहीं थे, इनका नाम है प्रोफेसर एमएल श्राफ या महादेव लाल श्राफ। बी फार्मा, डी फार्मा, इस सब की पढ़ाई की शुरुआत जिस बंदे ने की थी वो हमारे जयकी श्राफ के नाना जी थे, यानी कि एमएल श्राफ जी थे। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी की बात कर ले, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है फार्माकोलॉजी, उसके एक्चुअल में फादर कौन है, तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी में फादर है ओस्टवाल्ड सिमेटबर्ग, ठीक है, ओस्टवाल्ड सिमेटबर्ग। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं यार, इसलिए मैं टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, कोई भी टॉपिक छूट ना जाए मैं कोशिश करता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन रहती है। ये है रुडोल्फ बुकिन, ये रुडोल्फ बुकिन जो है भाई साहब, ये पूरी दुनिया की, केवल इंडिया की बात नहीं हो रही, इंडिया की बात होती तुम्हारे रामलाल होते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसे स्टार्ट किया, जिसे बोलते हैं रुडोल्फ बुकिन। उसका फादर ऑफ कीमोथेरेपी, कैंसर थेरेपी की स्टार्ट, कीमोथेरेपी की स्टार्ट जो है वो पॉल एरलिख ने किया था, तो इन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। ये एरलिख साहब आपके सामने हैं, देते हैं आपको हम, ठीक है। फादर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के लिए पहला इंस्टीट्यूट स्टार्ट जिसने किया था वो स्टार्ट किया था रुडोल्फ बुकिन ने, जिनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कह रहे हैं। पेनिसिलिन की डिस्कवरी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत फेमस नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको पता है इन्होंने तंबाकू के पत्ते में डिस्कवर किया था, टीएमबी वायरस था उससे। स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी जो है सिलमैन वॉक्समैन ने किया था, सिलमैन वॉक्समैन का नाम याद रखिएगा, ठीक है, कुछ बेसिक टॉपिक है इसको याद रखिएगा। इंसुलिन की डिस्कवरी बैंटिंग एंड बेस्ट ने किया था, आपको इनको याद रखना है। वहीं पे एक ये टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक गलत हो गया है, इसको इरेज करिएगा, ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ये गलत है, इसको मैं नोट्स में ठीक कर दूंगा। फादर ऑफ होम्योपैथी किसे बोलते हैं, सैमुअल हैनीमैन, जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन सैमुअल हैनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। इन्होंने डिस्कवरी की थी होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, और जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको पता होगा कि लखनऊ में हैनीमैन चौराहा है। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं इसको बताया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। वैक्सीनेशन की थ्योरी किया था एडवर्ड जेनर ने, और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं इसकी डिस्कवरी किया था ओटो लोविन। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में बताया जाए तो कम से कम 100-150 साइंटिस्ट हैं जिनका फार्माकोलॉजी में रोल है, लेकिन कुछ 15-20 डिस्कस किए क्योंकि जो एग्जाम में आए हैं आरआरबी के अलावा जो बाकी एग्जाम होते हैं एम्स सीआई वगैरह या कुछ स्टेट के या आर्मी के फार्मेसी के, उनमें क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये हमने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपनी फार्माकोलॉजी की तरफ स्टार्ट करते हैं, और फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि ड्रग एक्चुअल में कितने कैटेगरी को हम बांट सकते हैं। ड्रग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो दवाइयां, क्योंकि फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन की बात करेंगे। मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन कितने प्रकार की, अगर आपसे कहे कोई ड्रग जो है, तो ये दवाइयां है, मेडिसिन है, ये कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की मेडिसिन होती है भाई साहब, एक होती है एसेंशियल मेडिसिन, इनका नाम जान लीजिए, ये आपको शायद नहीं पता रहा होगा, एसेंशियल ड्रग्स होती हैं, और एक होती है ऑर्फेन ड्रग, ठीक है। एसेंशियल ड्रग और ऑर्फेन ड्रग 2 प्रकार की ड्रग्स होती है। एसेंशियल मतलब जिसको बोलते हैं जीवन रक्षक दवाइयां, आवश्यक दवाइयां, जिनके बिना जीवन नहीं चलेगा। जीवन मतलब ऐसी बीमारियां जो बहुत कॉमन तरीके से फैल चुकी है, जैसे कि आपको सर्दी जुकाम बुखार, ये नॉर्मल सी बात है, किसी किसी को एड्स हो जाना आज के समय में बहुत रेयर नहीं है, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है, अब तो कैंसर भी कॉमन है। तो ऐसी दवाइयां या ऐसे ड्रग जो बहुत जनरल मेडिसिन में लार्ज पीपल पे इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज पीपल मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट टाइम में ट्यूबरकुलोसिस से भारत में पर डे करीब 4.5 लाख 5 लाख लोग मर रहे हैं पर ईयर, तो 4.5 लाख 5 लाख लोग एक छोटी संख्या नहीं। अगर मैं कहता 4.5-5 हजार लोगों को जरूरत हो रही है तो वो इसमें नहीं आता, वो एसेंशियल में नहीं आता। तो इट मींस जो लार्जर स्पेक्ट्रम में ज्यादा लोगों में जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एसेंशियल ड्रग कैटेगरी में आता है। और ये तो सब जानते थे, भारत सरकार हर साल एक ड्रग को रिवाइज करती है, हर साल इसी कुछ दवाइयों को एसेंशियल ड्रग कैटेगरी में डालती है। उसको डालने का पर्पस क्या है, जब उसको डालती है तो उस पर सरकार टैक्स का रिलीफ देती है, टैक्स का रिलीफ देती है, रेट कम करती है ताकि वो लोगों को आसानी से मिल सके, कम पैसे में मिल सके। ये चीजें सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करती है। और दूसरी कैटेगरी में आता है ऑर्फेन ड्रग। व्हाट इज द ऑर्फेन ड्रग? कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो रेयर है, जैसे सिकल सेल एनीमिया रेयर है, कालाजार डिजीज जो सैंड फ्लाई कार्टिस होता है बुखार, वो बहुत रेयर है।
कुछ कुछ टाइप के कैंसर बहुत रेयर है, कुछ कुछ टाइप के इन्फेक्शन बॉडी में बहुत रेयर है, यानी सबको नहीं देखा जाता। कुछ कुछ लोगों में बीमारी देखी जाती है, किसी किसी डिजीज या किसी किसी ड्रग के कारण ये बीमारी देखी जाती है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि पूरे भारत की आबादी 1,40,00,000 है, 1 करोड़ नहीं यार, 140 करोड़ है, सॉरी 140 करोड़ में अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 70 करोड़ लोग लगभग किससे पीड़ित है? शुगर से। 45 करोड़ लोग लगभग किससे पीड़ित है? डायबिटीज, बीपी से। ये डेटा एक्चुअल नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ब्लड प्रेशर से। अब कंपनियां अगर आपके डायबिटीज की और ब्लड प्रेशर की दवाइयां बनाएंगी तो खूब पैसा कमाएंगी। लगभग 2 करोड़ लोग हर साल कैंसर से बीमार हो रहे हैं, तो कंपनियां अगर कैंसर दवाइयां बनाएंगी तो बड़ा फायदा होगा उनको, खूब धंधा। भाई कोई बिजनेस क्यों कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कुछ एक ऐसी प्रकार, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत रेयर, जो क्या है, बहुत रेयर, जैसे सिकल सेल एनीमिया में आपसे कह रहा हूं, या हीमोफीलिया भी मैंने बात करी है। जैसे कुछ मैं एग्जांपल ले जाता हूं, एक बुखार होता है जिसको काला एजार कहते हैं। काला एजार ये एक तरह का सैंड फ्लाई होता है, उसे काटने से होता है। अब ये जो काला एजार का केस है, ये पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो साल भर में इसके केस 1000 से 2000 ही रिपोर्ट होते हैं, यानी एक साल में केवल 1000 से 2000 मरीज इसके मिलेंगे। अब कौन कंपनी इतना रिसर्च करे, इतना पैसा लगाए इस 1000-2000 लोगों के ट्रीटमेंट के लिए? उसे छोड़ी के हटाओ, इसके पीछे पैसा ना खराब करो, साइंटिस्ट ना खराब करो, समय ना खराब करो, वो बनाओ जिसमें ज्यादा पैसा है। तो ऐसी बीमारियां जिसको कंपनियां, जिसके पीछे पैसा लगाने से डरती हैं, कंपनियां जिसमें बिजनेस अपना नहीं देख पाती हैं, जो बहुत कम लोगों में रेयर डिजीज होता है, ऐसी बीमारियों की दवाओं को हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं। अब ऑर्फन ड्रग के साथ दिक्कत है, दवाइयां मिलेंगी नहीं क्योंकि कंपनियां बनाएंगी नहीं। तो सरकार क्या करती है, इस तरह की दवाइयों के लिए, इस तरह की बीमारी कंपनियों को प्रमोट करती है, उन्हें कुछ पैसे का हेल्प करती है, टैक्स जीरो कर देती है, ताकि आप इनकरेज होइए और ये दवाइयां बनाइए, क्योंकि दवाइयां मार्केट में नहीं आएंगी तो भले ये कम है लेकिन मरीज तो है ही है, उनके इलाज के लिए बहुत जरूरी। तो हमारा टॉपिक है 2 कैटेगरी की मेडिसिन ड्रग होती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्फन ड्रग के बारे में। अब ऑर्फन ड्रग का डिफिनेशन जो है बेसिकली ये है कि इट इज डायग्नोसिस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज, जो डिजीज बहुत रेयर है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। मेडिसिन आर अनलाइकली टू डेवलप बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि इनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए इसको बनाने से कतराती हैं, नहीं बनाना चाहती, लेकिन इनको सरकार छोड़ देती है। एक्सटर्नल यूज मेडिसिन ट्रीटमेंट कॉमन डिजीज डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड नेशन। ऑर्फन ड्रग जो है वो ये एक्ट जो है ये 1983 में पास किया गया, ध्यान दीजिएगा। लेजिस्लेशन में ऑर्फन ड्रग एक्ट 1983 में सरकार ने पास किया था, और उसका पर्पस ये था भैया कंपनियों को पैसा दो, कंपनियों को टैक्स रिबेलिटी दो, छूट दो, ताकि वो इस तरह की दवाइयां बनाए, क्योंकि ये दवाइयां बहुत जरूरी है। भले ये एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन इसके भी मरीज है और मरीजों को हमें ध्यान देना है। हम 1000-2000 मरीज को मरते तो नहीं छोड़ सकते ना, उनका भी इलाज करना, ठीक है। तो ये ऑर्फन ड्रग जो है, उसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल देख लेते हैं भैया। एग्जांपल से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जो ऑर्फन कैटेगरी में आती है। इसमें क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकते हैं। आपको 4-5 ड्रग का ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहेगा भैया सिलेक्ट करिए इसमें से कौन सा ऑर्फन ड्रग है। कुछ इसेंशियल ड्रग दे देगा, जैसे कि आपको दे देगा एमॉक्सिसिलिन दे देगा, पोटेशियम क्लोराइड दे देगा, रिफाम्पिसिन दे देगा, और कोई एक ड्रग डाल देगा, रिफॉक्सिमेंट डाल देगा, कहेगा बताइए इसमें से ऑर्फन ड्रग को। तो ऑर्फन ड्रग की जानी जो रेयर डिजीज है, जो बहुत कम बिकती है या बहुत कम इस्तेमाल होती है, तो उसमें से कुछ का मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। वही एग्जांपल है जो एग्जाम में आए हुए हैं, बाकी एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप ढेर सारा स्टडी करिए, ढेर सारा पढ़िए, मैं आपसे कहूंगा, और वो नोट्स हमें भी शेयर करिए ताकि बाकी बच्चों को शेयर करें, ठीक है। एक और बात है, मैं आज आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस नए जो बैच स्टार्ट हुआ है इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, मैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा, और उस पर जो भी क्लासेस की अपडेट होगी, जो भी होगी, वो मैं वहां पे शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए, अब पहला ड्रग है इसमें सुमाट्रिप्टान। अब सुमाट्रिप्टान जो है, देखिए बेसिकली सुमाट्रिप्टान ड्रग जो है वो माइग्रेन के लिए इस्तेमाल होता है। अब माइग्रेन की जितनी दवाइयां होती हैं उसकी खास क्वालिटी क्या होती है कि वो उसका मैकेनिज्म होता है वैसोडाइलेशन करना, ब्रेन की जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट करना। लेकिन ये सुमाट्रिप्टान जो है ये उल्टा कर रहा है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, लेकिन किस एरिया में कर रहा है, एक अलग जोन में कर रहा है।
ये क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को माइग्रेन के कारण बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक्स होते हैं, दिक्कत होती है और नॉर्मल दवाइयां काम नहीं करती, उस केस में हम सुमाट्रिप्टान का इस्तेमाल करते हैं। सुमाट्रिप्टान जो है एक ट्रिप्टान कैटेगरी का ड्रग है। जो वाइट बोल रहा हूं, हर एक पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा, वो सब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिप्टान कैटेगरी का ड्रग है और ये माइग्रेन के केस में इस्तेमाल किया जाता है जब माइग्रेन में बहुत ज्यादा हेडेक वगैरह हो रहा है। दूसरा है सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट। अब सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट जो है वो एक, मैंने कहा ना, जो खास तरह की बीमारी होती है जिसे बोलते हैं काला इजार। ये एक तरह का फीवर है जो सैंड फ्लाई के इन्फेक्शन से होता है। सैंड फ्लाई क्या है? एक मक्खी है जिसके अंदर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है। अगर वो किसी व्यक्ति को काट दिया, खाने में इन्फेक्टेड हो रही है, तो उससे कालाजार बुखार होता है। ये बहुत रेयर बीमारी है, तो इसके लिए मेडिसिन मिलना मुश्किल है। ये ऑर्फेन ड्रग सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट बनाया जाता है, ये कालाजार। सोडियम थायोसल्फेट की बात करें तो सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब, किसमें? साइनाइड पॉइजनिंग में। जब किसी व्यक्ति को साइनाइड ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है, उस केस में सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। रीफाब्यूटिन की बात करें तो रीफाब्यूटिन, मेरे ख्याल से आप इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, रीफाब्यूटिन जो है, जो एक तरह का, ये भी जो इथाइलिन ऑक्साइड ड्रग जो होती है, दवाइयां होती है, उसके पॉइजनिंग के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिफॉक्सिमिन एक खास तरह का मेडिसिन है जब किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल डायरिया होता है। बैक्टीरियल डायरिया, या पेट खराब हो गया, लैट्रिन बहुत ज्यादा हो रही है, उल्टी वगैरह फील हो रहा है, और उस केस में बैक्टीरियल डायरिया के लिए रिफॉक्सिमिन इस्तेमाल करते हैं। ये है एसेंशियल में, इसी कैटेगरी में एसेंशियल में मेट्रोजिल आता है, सिप्लॉक्सटीजेड आता है, नॉरफ्लॉक्सासिन आता है, ऑफ्लॉक्सासिन आता है, वो इसी कैटेगरी का ड्रग है, एंटी डायरियल ड्रग है, लेकिन वो एसेंशियल में, क्योंकि कब मिलता है। ये रिफॉक्सिमिन जो है वो सेम कैटेगरी का ड्रग, लेकिन ये ऑर्फेन ड्रग है। अब बात करते हैं रिटुक्सिमैब। रिटुक्सिमैब जो है वो एंटी कैंसरस ड्रग है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर ड्रग के लिए होता है। अब कैंसर की बहुत सारी दवाइयां जो एसेंशियल में आती हैं, लेकिन रिटुक्सिमैब जो है वो ऑर्फेन ड्रग में आता है। डिजॉक्सिन की बात करें, डिजॉक्सिन क्या है? आप एंटीबॉडी, मतलब जब किसी बॉडी में डिजॉक्सिन की पॉइजनिंग हो जाए। डिजॉक्सिन जानते हैं कार्डियक स्टिमुलेंट होता है, किसी व्यक्ति को, हार्ट के पेशेंट, उसको दिया जाता है। अगर उसकी बॉडी में ओवरडोज हो जाता है, उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो हम डिजॉक्सिन एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं। अब लिवोथायरॉयड क्या था? देखिए, आपने थायरॉक्सिन पढ़ा है, थायरॉक्सिन पढ़ा है। ये जो आपका लायोथायरॉक्सिन है, ये एक मैन मेड या ह्यूमन मेड, एक तरह से देखा जाए तो लैब में बनाया गया मेडिसिन है, जो थायराइड पेशेंट को, जिसपे थायरॉक्सिन ड्रग काम नहीं करती है, उस केस में किसी रेयर पेशेंट को, बहुत लिमिटेड, सभी को नहीं देते, कुछ रेयर पेशेंट के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही बात करें कोमिप्लोजोल की बात करें तो ये भी एक हमारा ड्रग है, मेरे ख्याल से ये आपका एंटी कैंसरस ड्रग में आता है। एक बार कैटेगरी चेक कीजिएगा। ठीक है, एम्फोटेरिसिन भी आप जानते हैं, इसका एंटी फंगल ड्रग है। एसाजिटिडाइजिन जो है वो भी आपका एक कैटेगरी ऑफ किसी खास तरह की पॉइजनिंग के लिए इस्तेमाल होता है शायद। इस बार इसको भी देख लीजिएगा। नाइट्रेट्स आप जान ही रहे हैं, वैसोडायरेक्टर्स होते हैं, हार्ट के पेशेंट को देते हैं। और नीलोटिमेब भी जो है वो एक तरह का एंटी कैंसरस ड्रग है। ये कुछ मैंने 13 ड्रग का नाम लिया। ये 13 ड्रग वही है जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब आपको करना क्या है, अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं उस नोट्स में आप डालिए लिस्ट ऑफ ऑर्फेन ड्रग्स, और कम से कम 50 ड्रग के नाम अपनी डायरी में बनाइए, और वो ड्रग नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो सके। अब पढ़ाई मिलके करनी है, अकेले नहीं करनी। आप जो पढ़िए वो बाकी बच्चों से शेयर करिए, बाकी बच्चों को नोट्स आप भी पढ़िए और क्वेश्चंस पूछिए, एक दूसरे से बातें करिए और स्टडी करिए। एक दूसरे के साथ चलेंगे तब ये वैकेंसी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हमने हो गया ऑर्फेन ड्रग की बात करें। अब वही बात कर लेते हैं कुछ एसेंशियल ड्रग की। एसेंशियल ड्रग क्या होता है भैया? जो प्रायोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो WHO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एसेंशियल मेडिसिन आर ड्रग दैट सैटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। एक बड़ी जनसंख्या के लिए। ऑर्फेन ड्रग जो था रेयर था, ये पॉपुलेशन की बात हो रही है, जो एक बड़ी जनसंख्या के लिए किसी मेडिसिन को जो जरूरत पड़ती है उसे हम एसेंशियल ड्रग कहते हैं। अब WHO ने कुछ एसेंशियल मेडिसिन के लिए कुछ लिस्ट जारी किया। वो सबसे पहली जो लिस्ट है वो 1977 पब्लिश हुई। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि WHO ने एसेंशियल लिस्ट की पहली जो लिस्ट है एसेंशियल मेडिसिन को कब जारी की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज 1977। और जो लास्ट वाला अभी लेटेस्ट जो आया है वो आया है 22वां एडिशन 2021। 22वां एडिशन जो है वो आया है। इससे पहले कुल ये WHO का है, भारत सरकार का नहीं। भारत सरकार तो अपनी अलग लिस्ट जारी करती है हर साल, कौन कौन सी दवाइयां सस्ती करनी, वो अलग लिस्ट है। लेकिन WHO जो लिस्ट जारी कर रहा है वो ये है। अब तक वो 22 लिस्ट जारी कर चुका है। पहला 1977 में आया था,
और 22वां 21 में। बीच में कौन कब आया था जरूरत नहीं याद करने की, बस फर्स्ट और लास्ट याद रखिएगा। टोटल ड्रग जो है लास्ट वाले में 489, ये याद रखना है आपको। 479 ड्रग जो है वो उन्होंने लास्ट लॉन्च किया था। एंड लिस्ट ऑफ एसेंशियल, देखिए ये नेशनल लिस्ट है और एसेंशियल मेडिसिन 37 मेडिसिन इसमें है, ठीक है। अब भारत की बात करें तो जो भारत का पहला NLEM आया, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, WHO का नहीं, भारत का, वो बहुत पहले आ गया था, यानी कि हमारे 1996, बहुत सालों पहले, मतलब हम लोग अभी लगभग बात करें तो कम से कम आज से 30 साल पहले तो चीज शुरू हो गई थी, 29-30 साल पहले। तो ये भारत सरकार की जो पहली लिस्ट आई वो 1996 में आई थी। उसके बाद ये 2003, 2011, 13, 15 और लास्ट वाला 2022 में ये लिस्ट भारत सरकार जारी किया। और इसमें बहुत सारी मेडिसिन के नाम जो एसेंशियल है, करीब मेरे ख्याल से ये 337 मेडिसिन आप मान के चलिए, इतने मेडिसिन की लिस्ट है, जिसका पर्पज होता है सरकार ऐसी मेडिसिन को टैक्स कम करती है, सस्ती करती है, कंपनियों को बोलती है कि आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं डाल सकते MRP, ताकि पब्लिक को सस्ती मिले, क्योंकि ये दवाइयां जीवन रक्षक हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, मॉक्सिसिलिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, मेट्रोजिल है, ये ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, कैसे डिसाइड होता है भाई साहब कि कौन सी दवा हमारी इसेंशियल में है। तो पहला क्राइटेरिया है कि इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, कौन सा बीमारी है जो कितने बड़े लेवल पे फैला हुआ है। एविडेंस ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन, और वो मेडिसिन कितना सेफ है, ऐसा तो नहीं उसको खाने पर साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, कुछ नई बीमारी डेवलप हो रही, पहली तो उसकी मेडिसिन की यूज कितना है, कितने बीमारी का स्कोप कितना, फैलाव कितना है। दूसरा, उस मेडिसिन की सेफ्टी कितनी अच्छी है, उसका कॉस्ट कितना है, बहुत ऐसा तो नहीं कि बहुत एक टैबलेट साला 800-900 रुपए मिल रही है, 700-800 रुपए। मेडिसिन की कॉस्ट भी सस्ती होनी चाहिए और क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए कि भाई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर ये चारों पैरामीटर कोई मेडिसिन सरकार देखती है कि फिट पा रहा है तो उसे इसेंशियल मेडिसिन में डालता है। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी हैं बहुत महंगी, जैसे कैंसर, कोई मेडिसिन ऐसी हैं कि जो 2000 से 3000 रुपए की एक इंजेक्शन या एक टैबलेट आती है। अब सरकार इसको अगर इसेंशियल में डाल देगी ना तो बहुत सस्ता कितना कर देगी, तो इसको इसेंशियल में डाल नहीं सकती। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने बेसिक से आज क्लास स्टार्ट की, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, कल मैं क्लास ले नहीं पाया, मैंने कल से स्टार्ट करने को बोला था क्योंकि थोड़ी सी मोहल्ले में एक पार्टी थी, बर्थडे पार्टी, स्पीकर बहुत तेज बज रहा था तो आवाज डिस्टर्ब हो रही थी, और आज तबीयत खराब हो गई थोड़ा सा उसी पार्टी में खाना खा के, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कोशिश किया कि आज एक क्लास ले लेते छोटी सी, कल से हम लोग फुल फ्लेश बड़ी तैयारी के साथ लंबी क्लासेस लेंगे। बस ये आज का वीडियो इसलिए था कि हमने ये क्लास शुरू कर दिया है। आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आज रात को क्रिएट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।